गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग पॉलिटी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उसके आंसर देखेंगे और इसको ध्यान से देखिए और आप भी बताइए कि आपका कितना सही होता है, क्योंकि जो आने वाले एग्जाम्स हैं जैसे 66वीं बीपीएससी या बिहार दरोगा का मेन एग्जाम हो या प्री हो, बिहार ईएसआई का एग्जाम हो या बीएसएससी का कोई भी एग्जाम हो, उसमें जो आज का ये मेरा टॉपिक है इससे 2 से 3 तो क्वेश्चन आने ही तय हैं। तो आशा करते हैं कि यह पूरा देखिएगा और उसके बाद निर्णय लीजिएगा कि आपका कितना सही हुआ और आप कितना बनाने में सक्षम है, और फिर कमेंट कीजिएगा और अच्छा लगे तो जरूर लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिहार में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार में ड्यूअल सिस्टम की बात हो रही है। तो यह कब आया? तो हम लोग जानते हैं कि भारत में राज्यों में द्विसदनात्मक कब शुरू हुआ था? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा, और 1935 में क्या हो गया, इसको निरस्त कर दिया गया था। और यह किस 1919 में किसके क्या कहा जाता है इसको प्यार से, जिसका नाम है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, और 1907 वाला तो मार्ले मिंटो एक्ट। बिहार में प्रथम विधानसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो बिहार में प्रथम विधानसभा का चुनाव की बात हो रही है। तो यह कब हुआ? तो जब देश के अन्य राज्यों में हुआ होगा। तो यह बात है 1937 की। बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? जब पहली बार चुनाव हुआ था उस समय राज्य में मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री बनते थे। बहुमत तो कांग्रेस को मिला था, लेकिन कांग्रेस और गवर्नर के बीच कुछ मतभेद हो गया, जिस कारण गवर्नर ने अल्पमत वाली सरकार बना दी। उनका नाम क्या था बिहार के पहले प्रधानमंत्री का? इनका नाम था मोहम्मद यूनुस। भारतीय संविधान के तहत भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ? यानी आज़ादी के बाद हुआ। फिर संविधान के तहत यानी संविधान बनने के बाद हुआ, तो 1950 के बाद हुआ होगा। तो इसका आंसर है 1952। 51-52 रहता तो अच्छा है, 1952। राज्य में सर्वप्रथम कौन राज्य? तो बिहार की बात है। राज्य में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? तो पहली बार बिहार में राष्ट्रपति शासन बहुत लेट से, उससे पहले तो केरल और पंजाब का बहुत जगह लग चुके थे। तो बिहार में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन, तो यहाँ पर एक निर्दलीय मुख्यमंत्री बने थे। नाम क्या था उनका? महामाया प्रसाद, यही न होगा शायद। 1968 की बात है। बिहार में आज़ादी के बाद वर्तमान समय तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है अब तक? तो आज़ादी के बाद से लेकर अब तक बिहार में 7 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। आगे देखिए, राज्य में मुख्यमंत्री पर, यहाँ देखिए, राज्य में मुख्यमंत्री का जो पद है पर सर्वाधिक काल तक कौन स्थापित रहा? तो कोई एक व्यक्ति का नाम आता है, तो उनका नाम क्या है? श्री कृष्ण सिंह। लेकिन अब वर्तमान में क्या हो गया? तो 6ठे नंबर पर यानी कौन बने थे मुख्यमंत्री? नीतीश कुमार। तो लग रहा है कि नीतीश कुमार अब श्री कृष्ण सिंह का भी जो उनका रिकॉर्ड है वो तोड़ देंगे। लेकिन अंतर दूसरा है कि यह तो मान लेते हैं कि इनको लगातार अगर ये क्या किया जाए कि ये लगातार नहीं रह पाए हैं नीतीश कुमार, जबकि श्री कृष्ण सिंह लगातार रहे थे, और ये तीन के बीच में डिसकंटिन्यूटी है। बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों का प्रथम संयुक्त अधिवेशन कब हुआ था? तो बिहार विधानमंडल में क्या होगा, जिस तरह केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा, इसी तरह से राज्य में भी विधानसभा और विधान परिषद होती है। तो प्रथम संयुक्त अधिवेशन जो यह घटना हुई थी 22 जुलाई 1937 को। आगे बढ़ते हैं 9वें नंबर पर। भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब दिया गया था? तो भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1919 को ही दिया गया, यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत। किस अधिनियम या कानून के तहत प्रांतों में द्वंद्व शासन का अंत हो गया? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। अब क्या हुआ? तो द्वंद्व शासन केंद्र में लागू कर दिया गया था। राज्य व्यवस्था पर लिखित सर्वोत्तम पुस्तकों में से यह पुस्तक, जिसकी रचना बिहार की धरती पर हुई और उसके रचयिता मौर्य काल के शाही सलाहकार थे, उस पुस्तक का नाम याद कीजिए। उसका नाम क्या है? अर्थशास्त्र। और लेखक तो कौटिल्य यानी विष्णुगुप्त यानी कि चाणक्य। आगे देखिए
और बाणभट्ट तो ये तो कादम्बरी है। आगे देखिए, विश्व का सबसे प्राचीन गणतंत्र स्थित था, तो कहाँ पर स्थित था? तो बिहार के वैशाली में। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति राज्यपाल पद पर नियुक्त हो सकता है। राज्यपाल संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। तो दूसरा भी सही है और पहला भी सही है। तो 13 का आंसर क्या होगा आपका? तो 13 का बी, मतलब कि इसमें उत्तर क्या है? यहाँ देखिए, उपयुक्त में से कौन सही नहीं है, यानी कि दोनों नहीं, मतलब कि दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व किसके समक्ष अपने पद की शपथ लेता है? तो राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व किसके समक्ष अपने पद की शपथ लेता है? तो शपथ किसके पक्ष समक्ष लेगा? तो संबंधित राज्य की विधानसभा। तो गलत, ऐसा नहीं है कहीं लिखा हुआ। संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के समक्ष राज्यपाल शपथ ग्रहण लेता है। तो 14 का बी सही है। इनमें से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति होगा। तो 15 का आंसर क्या है? ए, राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्री को। तो इसका तो उत्तर 2 गो होना चाहिए। मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेंगे? तो राज्यपाल करते थे, यानी कि इसका आंसर ई होता। आगे बढ़ते हैं। 2 सत्रों के बीच कितनी अवधि का अंतर होना चाहिए? तो 2 सत्रों के बीच कम से कम 6 माह की, अधिक से अधिक 6 माह का अंतर होना चाहिए, यानी 16 का सी आंसर होगा। नवीन विधानसभा के गठन के बाद प्रथम सत्र के प्रारंभ में कौन उसे संबोधित करता है? जिस तरह केंद्र में यानी संसद को राष्ट्रपति संबोधित करते हैं, उसी तरह से राज्य में राज्यपाल संबोधित करते हैं। राज्य विधानसभा में अंगल भारतीय समुदाय की सदस्यता कितनी होती है? तो राज्य विधानसभा यानी बिहार की बात हो रही है, तो यह 1 होगा। तो 18 का आंसर क्या है? 1। धन विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत करने से पहले किसकी पूर्व अनुमति अनिवार्य है? तो धन विधेयक को अगर पास करना है या प्रस्तुत करना है तो सबसे पहले राज्यपाल की अनुमति आवश्यक है। और यह निर्धारित कौन करता है कि यह विधेयक धन है या सामान्य विधेयक है? तो यह तो लोकसभा में लोकसभा का अध्यक्ष। तो वहाँ पर अनुमति किसका? तो राष्ट्रपति का चाहिए। और राज्य में राज्यपाल से अनुमति चाहिए और इसका निर्धारण करेगा तो राज्य विधानसभा के अध्यक्ष। 20 नंबर, अनुच्छेद 213 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 213 का संबंध है किससे है? बोलिए, राष्ट्रपति शासन, विधानमंडल भंग करना है, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करना। तो 213 राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने से संबंधित है, जबकि यही रहता 1, 2, 3 यानी 123, तो ये क्या हो जाता? तो यह राष्ट्रपति का अधिकार है। 21 नंबर, राज्य विधानमंडल के किसी अयोग्य सदस्य का निराकरण राज्यपाल किसके परामर्श से कर सकता है? तो यह राज्य में है तो चुनाव आयोग के परामर्श से ऐसी घटना होती है। और इसी तरह अगर केंद्र में हो और लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य का अगर हमको उनको अयोग्य या निराकरण करना है तो वहां पर राष्ट्रपति चुनाव आयोग के सहयोग से यानी कि उनके अनुशंसा पर वो काम करेंगे। राज्य की संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड, संचित नीति से खर्च निकालने संबंधी विधेयक पर किसके हस्ताक्षर अनिवार्य हैं? तो संचित निधि से अगर पैसा निकालना हो उस पर किसका हस्ताक्षर अनिवार्य है? तो नाम इनका, राज्य में राज्यपाल, केंद्र में राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में कौन किसको परामर्श देता है? तो उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट की बात हो रही है। तो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में राज्यपाल राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं। कौन? तो राज्यपाल राष्ट्रपति को। और आगे बढ़ते हैं 24 नंबर, तो मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्री पद तथा गोपनीयता की शपथ किसके समक्ष लेते हैं? तो वो राज्यपाल के समक्ष। संविधान के किस अनुच्छेद में यह निहित है कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा? तो कहाँ लिखा हुआ है? संविधान के किस अनुच्छेद में?
तो वह आपके संविधान के 163 नंबर अनुच्छेद में लिखा हुआ है। कितना? 163। अगर इसमें से 89 घटा दीजिए तो वह केंद्र में हो जाएगा। मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष। मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णयों को राज्यपाल तक कौन पहुंचाता है? तो बीच में कौन मुखिया है मंत्रिपरिषद का? तो मुख्यमंत्री। तो यह काम किसका है? तो यह काम मुख्यमंत्री का है। मंत्रिपरिषद जब या मंत्रिपरिषद कब भंग हो जाता है? जब राज्यपाल चाहे, जब प्रधानमंत्री चाहे, जब मंत्रिपरिषद चाहे, जब मुख्यमंत्री राज्यपाल को त्याग पत्र सौंप दे। इसमें बहुत टर्म एंड कंडीशन है, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से सामान्यतः उत्तर आपको लगेगा कि जब मुख्यमंत्री राज्यपाल को त्याग पत्र दे दे, यानी मुख्यमंत्री को उस समय बहुमत है और तब वो त्याग पत्र देंगे तो राज्यपाल भंग कर देंगे। दूसरी बात, अगर राज्यपाल को लगे कि इनको बहुमत नहीं है तो फिर वो भंग कर दे सकते हैं। राज्य कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति, राज्य में कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसमें निहित है? तो यह वास्तविक शक्ति कहाँ है? तो यह मुख्यमंत्री में है। और नाम मात्र के हेड कौन होंगे? राज्यपाल। इसी तरह केंद्र में प्रधानमंत्री और नाम मात्र के तो राष्ट्रपति। मंत्रिपरिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राज्य में। तो मंत्रिपरिषद का गठन राज्यपाल के द्वारा होगा। सामान्यतः तो इसका उत्तर यही होना चाहिए, लेकिन सही है। और मंत्रिपरिषद में क्या होगा? तो मुख्यमंत्री उसका मुखिया होगा और मुख्यमंत्री की अनुशंसा पर ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होती है। विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का। विधानसभा अध्यक्ष 32 नंबर में आते हैं। विधानसभा अध्यक्ष सदन में मतदान करता है। विधानसभा अध्यक्ष को मात्र निर्णायक मत देने का अधिकार है। सही बात है, विधानसभा अध्यक्ष को मात्र निर्णायक, यानी कि अगर वोट टाई हो जाए तब तो वही वह वोट दे सकते हैं, ऐसे न देंगे। विधानसभा का कार्यकाल 33 नंबर में देखिए, विधानसभा का कार्यकाल संसद विधि द्वारा बढ़ा सकती है। विधानसभा की अवधि समाप्त होने से पहले राज्यपाल द्वारा उसे भंग किया जा सकता है। अगर जहां पर सकता है, किया जा सकता है वाली बात आ जाए, ये हो सकता है मे भी, तो वहां पर क्या होता है? वहां पर दोनों में से कोई नहीं या कोई, देखिए यहाँ पर दोनों सही होता है। इसमें से कौन सा तथ्य सही नहीं है? यानी दोनों में से कोई नहीं, मतलब कि दोनों सही है। धन विधेयक पर अंतिम निर्णय किसका होता है? तो राज्य में विधानसभा के अध्यक्ष का होगा और केंद्र में लोकसभा के अध्यक्ष का। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो विधानसभा के अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देंगे। इसी तरह लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्याग पत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को और लोकसभा के उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र लोकसभा के अध्यक्ष को देंगे। अदला बदली कर लेते हैं। विधानसभा की सदस्यता हेतु अनिवार्य योग्यता, तो देखिए, भारत का नागरिक हो, आयु 25 वर्ष, भारत सरकार अथवा राज्य सरकार में किसी लाभ पद पर कार्यरत न हो, तो 36 का ये सही है। दूसरा देखिए, भारतीय नागरिक हो, यह तो सब में कॉमन है। 25 वर्ष आयु हो और पागल व दिवालिया न हो, यह भी सही है। पागल या दिवालिया न हो, संसद द्वारा अयोग्य न ठहराया गया हो, यानी इसका क्या उत्तर होगा? इसका ई होगा, यानी ए और सी आंसर सही है। 37 में क्या है? विधान परिषद की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु सीमा, तो विधानसभा याद कीजिए, शादी के लिए आयु सीमा तो लड़कों के लिए 18 वर्ष, सॉरी लड़कियों के लिए 18 वर्ष, लड़कों के लिए 21 वर्ष। अगर आपको कहीं चुनाव लड़ना हो, नगर पंचायत का चुनाव, मुखिया बनना हो, वार्ड में लड़ना हो तो 21 वर्ष। अगर आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं या प्रधानमंत्री तो आपको एमएलए या एमपी का चुनाव जीतना होगा तो उसके लिए 25 वर्ष। राज्यसभा सदस्य या विधानसभा के सदस्य के लिए 30 साल। अगर राज्यपाल और राष्ट्रपति बनना है तो उसके लिए मिनिमम एज 35 वर्ष होना आवश्यक है। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन है कि विधान परिषद की सदस्यता, यानी केंद्र में राज्यसभा के बराबर राज्य में विधान परिषद है, इसके लिए कितना एज होना चाहिए? तो मात्र 30 वर्ष। 30 वर्ष हो गया तो आप राज्यसभा या विधान परिषद के सदस्य बन सकते हैं। और प्रधानमंत्री बनने के लिए मात्र 25 वर्ष। संविधान संशोधन विधेयक जो संघीय स्वरूप को प्रभावित करता है उसे कितने बहुमत की आवश्यकता है? यानी फंडामेंट
जो मूल स्ट्रक्चर है उसकी बात हो रही है। तो यह आधे राज्यों के विधानमंडल की पुष्टि आवश्यक है और प्लस 1 होना चाहिए। सारे राज्यों के विधानमंडल की पुष्टि ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडल की पुष्टि, राष्ट्रपति की भी पुष्टि, तो राष्ट्रपति की तो पुष्टि आवश्यक है। और साथ में क्या होना चाहिए, तो आधे से अधिक यानी आधे प्लस 1 राज्य। इनमें से किन्हें राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान का अधिकार नहीं है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन वोट देता है, केंद्र में जितने भी मनोनीत सदस्य हैं, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के जो चुनाव उनका वोट के द्वारा निर्वाचित सदस्य हैं वो वोट देंगे। मतलब कि राज्यसभा में 12 मनोनीत सदस्य हैं, वह इसमें वोट न करेंगे। और विधानसभा यानी राज्यों के विधानसभा है उसके निर्वाचित सदस्य, और दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य ये लोग वोट करेंगे और राष्ट्रपति को चुन देंगे। लेकिन अगर राष्ट्रपति को हटाया जाना है यानी महाभियोग लगाया गया, तब कहाँ होगा, तो सिर्फ और सिर्फ इसमें संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा ही इनको हटाया जाएगा। बस इन्हें 39 में इनमें से किन्हें राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान का अधिकार नहीं होता है, तो विधानसभा के मनोनीत सदस्य को चुनाव में वोट देने का अधिकार नहीं है। विधान परिषद के मनोनीत सदस्य इनको भी वोट देने का अधिकार नहीं है। लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य तो ये निर्वाचित सदस्य हैं तो यह तो देंगे। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तो यह भी वोट करेंगे, यानी कि इनमें से कोई नहीं, बल्कि ई आंसर सही होगा इसका। आगे देखते हैं, विधान परिषद को धन विधेयक पर कितने दिनों तक विचार करने और उसे अपने पास रखने का अधिकार है, मात्र 14 दिन। 14 दिन में हो सके तो अपना विचार दे दीजिए। अब लोकसभा को मन है तो मानेगा, मन है तो न मानेगा। अगर आप 14 दिन तक विचार न देते हैं तो भी लोकसभा समझेगा कि आप मान लिए कि आपको सहमत है, यानी राज्यसभा को कोई अधिकार न है। अनुच्छेद 332 में किस आधार पर विधानसभा में अनुसूचित जातियों यानी एससी, जनजाति यानी एसटी मतलब ट्राइबल के लिए स्थान आरक्षित किया गया है, उसका आधार क्या है? क्या पिछड़ेपन का आधार है यानी इकोनॉमिकल बैकवर्ड? गलत बात। जनसंख्या का आधार? यह भी नहीं है। जातीय विभिन्नता के आधार पर? नहीं। जातीय समानता के आधार पर? यह भी नहीं। तो है क्या? वह सांस्कृतिक आधार पर पिछड़ापन। तो इसमें तो वह दिया नहीं है विकल्प में, यानी 41 का क्या इसका उत्तर होगा? तो 41 का सिंपल उत्तर यह देख लीजिए, जनसंख्या के ही आधार पर इसमें मान लेंगे। जैसे कि एससी का आबादी पूरे देश में कितना है? लगभग 16%, तो इनको आरक्षण भी लगभग उतना है। और एसटी का पॉपुलेशन कितना है? लगभग 8.5%, तो इनको भी लगभग उतना ही सीट का आवंटन दिया गया है। विधान परिषद की सदस्यता की कुल संख्या कितनी होती है? तो जितना अगर राज्य है, मान लेते हैं कि कोई राज्य है जहाँ पर 200 वहाँ पर विधान सभा में सदस्यों की संख्या है, तो विधान परिषद में सदस्य कितने होंगे? इसके 1/3, यानी 200 हैं तो 66 है, तो लेकिन आधा तो हो नहीं सकता है, तो इसलिए 67 यानी 67 होगा। तो विधानसभा के 1/3 सदस्य और 60 से कम नहीं होना चाहिए, सॉरी 60 नहीं 40 से कम नहीं, और विधानसभा में 60 से कम नहीं। किस राज्य के विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या 40 से कम है? तो अपवाद था, अब है नहीं। कौन? तो जम्मू कश्मीर की बात हो रही है। विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? तो यह अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा, यानी कोई जरूरी नहीं है कि जो उसमें आम जनता डायरेक्ट वोट करती है, नहीं। इसमें पंचायत प्रतिनिधि, जो विधानसभा के चुने हुए प्रतिनिधि वो वोट देंगे, टीचर, ग्रेजुएट पास स्टूडेंट, और जो नगर पंचायत नगर निगम के सदस्य और राज्यपाल के द्वारा भी कुछ पढ़े लिखे लोगों को मनोनीत कर दिया जाता है। विधान परिषद के सभापति एवं उप सभापति को कैसे हटाया जाएगा? तो विधान परिषद के सभापति और उप सभापति की बात हो रही है कि कैसे हटाया जाएगा? तो बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित करके सिंपल हटा दिया जाएगा। विधान परिषद के सभापति एवं उप सभापति के वेतन एवं भत्ते कौन निर्धारित करेगा? सिंपल बात है, जो राज्य का विधानमंडल होगा वही निर्धारित करेगा। तो 46 का आंसर क्या होगा? तो डी है। विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर अवकाश ग्रहण करते हैं? तो 1/3, और काल इनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष, और प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 का फिर से चुनाव होता है, अतः 1/3 प्रत्येक दूसरे वर्ष त्यागपत्र देंगे, यानी उनका कार्यकाल समाप्त होगा। विधानमंडल को किस सूची पर विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त है? तो विधानमंडल को
राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इसका उत्तर कौन कौन होगा? जो केंद्रीय सूची है यानी 3 तरह स्टेट लिस्ट, कंकरन लिस्ट और यूनियन लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट तो यूनियन का हो गया। और बचा राज्य के लिए क्या? तो स्टेट लिस्ट और कंकरन लिस्ट। तो 48 का आंसर क्या होगा आपका? तो ई यानी ए और सी की बात हो, यानी समवर्ती सूची, कंकरन लिस्ट और 7वीं अनुसूची के राज्य सूची की बात हो रही है। 49 नंबर, महाधिवक्ता विधानमंडल के सदनों में मतदान कर सकता है? कैसे करेंगे? नहीं करेंगे। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाता है और वह राज्यपाल द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक प्रदान करता है। क्या ऐसा आपको सही लग रहा है? तो देखिए इसका सिर्फ और सिर्फ एक का कौन सही नहीं है, याद कीजिए यहाँ पर कौन सही नहीं है, तो एक सही नहीं है यानी ये दूसरा सही है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 को किया गया था। 1916। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति की क्या योग्यता होनी चाहिए? उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट की बात हो रही है। इसके लिए आपको योग्यता क्या क्या चाहिए? यहां देखिए सिंपल आंसर, भारत के राज्य क्षेत्र में 10 वर्ष तक न्यायिक पद और किसी उच्च न्यायालय में लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो तो भी वह क्या होगा? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बन सकते हैं। तो आंसर क्या है इसका? यानी 51 का आंसर आपका बी सही है। 52 नंबर, 52 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी जो अनुच्छेद 40 यानी यह कहां से कहां तक है? 36 से लेकर 51 तक है। इसमें अनुच्छेद 40 में क्या वर्णन किया, किसका उल्लेख है? तो इसमें स्थानीय प्रशासन और ग्राम पंचायत इसमें दोनों दे दिया। इसका उत्तर क्या होगा? ग्राम पंचायत है अनुच्छेद 40 में, जो महात्मा गांधी का सपना था। अशोक मेहता समिति किससे संबंधित है? तो अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, जीवीके राव समिति, अभिषेक मनु सिंघवी के पिता क्या नाम था उनका? एलएम सिंघवी समिति। इन सब का संबंध किससे है? तो पंचायती राज संस्था से संबंधित है। पंचायत को शक्ति संविधान के किस संशोधन द्वारा प्राप्त हुआ था? तो ग्राम पंचायत की बात हो रही थी। इनको संशोधन की शक्ति मतलब पंचायत जो आज कानूनी अधिकार है और प्रत्येक 5 वर्ष में इनका चुनाव होता है, यह 73वें संविधान संशोधन के द्वारा इनको प्राप्त हुआ था। 72वें और 73वें, तो पंचायत को 72वें और 73वें और नगर पंचायत को 74वें। ग्राम पंचायत का गठन कितनी आबादी पर होता है? तो ग्राम पंचायत का गठन कम से कम 7000 व्यक्ति वहां पर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। पंचायत समिति का गठन कितनी आबादी पर? तो पंचायत समिति का गठन तो यह 5000 की आबादी पर होता है। तभी तभी देखते हुएगा कि किसी किसी क्षेत्र में मुखिया एक होते हैं यानी ग्राम पंचायत एक, और वहां पर जो पंचायत समिति सदस्य होंगे वह कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। जिला परिषद की वर्ष में कितनी बैठक अनिवार्य है? तो जिला परिषद के कम से कम 4 बैठकें अनिवार्य हैं। पंचायती राज संस्थाओं की कार्य अवधि कितनी होती है? तो 5 वर्ष। तो 58 का आंसर बी। राज्य वित्त आयोग का प्रावधान संविधान के किस संशोधन में है? राज्य वित्त आयोग तो कहाँ है जहां पर पंचायती राज्य का प्रावधान किया गया होगा? तो 59 नंबर का बी आंसर सही है, यानी 73वें संविधान संशोधन की बात है। बिहार में प्रशासनिक निकाय के रूप में सचिवालय ने कब से कार्य करना प्रारंभ कर दिया? तो 1912 से। इनमें से कौन सा कार्य का निर्वहन सचिव द्वारा होता है? तो सचिव के द्वारा क्या क्या किया जाता है? तो सचिव के द्वारा यानी विधान निर्माण एवं नियमावली का गठन, बजट एवं नियंत्रण व्यवस्था, ये सब कार्य कौन करेगा? तो बिहार के जो सचिव हैं इनके द्वारा किया जाता है। प्रमंडल का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता है? यानी कमिश्नर की बात हो रही है। तो कमिश्नर कहाँ? कमिश्नरी में कौन होगा? कमिश्नर, यानी 62 का आंसर है आपका आयुक्त। जिला प्रमुखों के बीच समन्वय और निर्देशन का कार्य कौन करता है? तो जिला प्रमुखों के बीच समन्वय और निर्देशन का कार्य तो कौन करेगा? तो इनका नाम है आयुक्त महोदय करेंगे।
जिले में विधि व्यवस्था और नागरिक आपूर्ति का कार्य किसके जिम्मे है? तो जिले में विधि व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर और नागरिक आपूर्ति का कार्य ये किसके अंदर है? तो यह जिला मजिस्ट्रेट और जिला अधिकारी के अंतर्गत होता है और दोनों एक ही व्यक्ति होते हैं, डीएम साहब। जिला आयुक्त जिला चुनाव का अधिकारी कौन होगा? तो जिला अधिकारी होते हैं यानी कलेक्टर। सुपौल और मधेपुरा जिले किस प्रमंडल में आते हैं? सुपौल और मधेपुरा जिले तो ये मगध में आएंगे? नहीं आएंगे। तब ये कहाँ आएंगे? सारण में भी नहीं है, तिरहुत में भी नहीं, तो ये कोसी प्रमंडल में आते हैं। 67 बिहार राज्य में कुल कितने जिले हैं और कितने प्रमंडल हैं? तो बिहार में अभी जिलों की संख्या और प्रमंडलों की संख्या, तो जल्दी गेस कीजिए कितना है? तो बिहार में अभी 38 जिले हैं और 9 प्रमंडल हैं। बाकी कहाँ गए? तो झारखंड में चले गए। जिलों की संख्या के आधार पर बिहार का क्या स्थान है? सबसे अधिक जिले भारत में किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। तो बिहार का नंबर कितने नंबर पर आता है? तो यह तीसरे नंबर पर आता है। डेप्यूटी डेवलपमेंट कमिश्नर किसके नीचे अपना कार्यभार संभालता है? तो यह आंसर है। इनका नंबर के नाम क्या होगा? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कलेक्टर के अंदर होते हैं। प्रखंडों के सर्किल अफसर पर नियंत्रण तथा निगरानी का कार्य किसके हाथों में होता है? प्रखंड का सर्किल ऑफिसर यानी एसओ की बात हो रही है, तो उस पर नियंत्रण और निगरानी का कार्य तो कौन करेगा? तो नाम है इनका आयुक्त महोदय। किसके समूह से एक प्रखंड का निर्माण होता है? प्रखंड में क्या होता है? पंचायत, यानी 71 का आंसर क्या है? तो प्रखंड में पंचायत, और पंचायत किससे मिलेगा? गांव, तो सबसे छोटा इकाई क्या है? तो गांव, यानी गांव के मिलने से क्या बनेगा? ब्लॉक का निर्माण होता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को असमर्थता या कदाचार के आधार पर संसद के प्रत्येक सदन द्वारा कम से कम कितने बहुमत द्वारा उनको हटा दिया जाएगा? तो यह कैसे चलता है? जिस तरह राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है उसी तरह, लेकिन इनके लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। और होगा कहाँ? तो सिर्फ और सिर्फ संसद में होगा। तो ये हटेंगे कैसे? तो इनको हटाने के लिए 2/3 बहुमत होना अनिवार्य है। तभी तो आज तक किसी भी उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के कोई भी न्यायाधीश पर यह पारित न हो सका। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अवकाश ग्रहण करने की आयु सीमा कितनी है? उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, तो ये अवकाश प्राप्त कर लेंगे मात्र 62 वर्ष में। अगर वो उनका प्रमोशन हो गया और अगर वो सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे तो 65 वर्ष तक अपनी नौकरी को बचा पाएंगे। 74 नंबर, पटना उच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 30 है। और दिल्ली में यानी केंद्र की बात हो तो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या अभी वर्तमान में 33 + 1 यानी 33 न्यायाधीश है और एक मुख्य न्यायाधीश। जिला न्यायालय यानी सेशन कोर्ट के न्यायाधीशों द्वारा किसे त्यागपत्र देकर पद मुक्त हुआ जा सकता है? अगर उनको नौकरी छोड़ना हो तो कहाँ त्यागपत्र देंगे? तो 75 का आंसर है सी यानी राज्यपाल। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति और पदोन्नति किसके द्वारा और किससे परामर्श से किया जाता है? तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति और पदोन्नति में परामर्श देंगे और इसको पदोन्नत कौन करेंगे? तो उनका नाम है राज्यपाल, यानी राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के परामर्श से। उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद से प्राप्त होता है? यानी कि अगर आपको फंडामेंटल राइट मिला हुआ है जो संविधान में कहाँ वर्णित है? 12 से लेकर 35 तक। इसमें अगर कोई व्यक्ति, कोई सरकार आपको नहीं दे रही है, इसमें व्यवधान या बाधा डाल रही है, तो आप कहाँ जाएंगे? आप उच्च न्यायालय में जा सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। और ये कहाँ है? तो संविधान के आर्टिकल नंबर 32 में इसका वर्णन है। रिट कितने प्रकार के? तो 5 प्रकार के हैं। और यह उच्च न्यायालय में अगर आपको रिट जारी करना हो तो इसके लिए कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल नंबर 226 के तहत उच्च न्यायालय में रिट दाखिल किया जा सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की बात हो तो इसमें वेतन निर्धारण कौन करेगा? तो संसद यानी सिर्फ और सिर्फ सब लोकसभा के ही, यानी लोकसभा, राज्यसभा और केंद्र यानी पार्लियामेंट ही इसको सिर्फ और सिर्फ निर्धारित कर सकती है। पंचायती राज का शुभारंभ किस जिले से हुआ था? तो पंचायती राज का शुभारंभ नागौर राजस्थान से आरंभ हुआ था, यानी 79 का भी। उसके बाद उसका आंध्र प्रदेश से।
त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की स्थापना की सिफारिश किस समिति द्वारा किया गया था? तो बलवंत राय मेहता समिति 1957 में। बिहार पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया? तो बिहार पंचायती राज अधिनियम पारित कब हुआ? 1993 में। यानी 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जब पारित हुआ 1992 में, उसी समय राज्य में भी सब जगह पास करना पड़ा था, क्योंकि यह संविधान के जो संघीय स्ट्रक्चर है उसमें बदलाव था। बिहार पंचायती राज अधिनियम डैश के अनुसार महिलाओं के लिए संपूर्ण सीटों में 50% सीट के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो यह इस अधिनियम में सुधार कब किया गया था? 2006 में। यानी कि बिहार पहला राज्य है जिसने महिलाओं को पंचायती राज में 50% सीट के आरक्षण का प्रावधान दिया था। तो आशा करते हैं यह पॉलिटी के 82 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और इससे जो आने वाले एग्जाम है उसमें 1-2 क्वेश्चन तो आना तय है। तो आशा करते हैं कि अच्छा लगे, जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।